अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 167वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज हमारे मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो खबर छाई हुई है वो हमारे मुल्क के एक उद्योगपति विजय माल्या के मुल्क के बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर आराम और इत्मीनान से इंग्लैंड जाकर वहाँ पे अपने 30 एकड़ के बंगले में ऐशो आराम करने की खबर है। ये विजय माल्या वो है जिसका हर तरफ से हराम का कारोबार है। एक तो इसकी शराब की फैक्ट्री है और दूसरी तरफ इस सूदी कारोबार के अंदर ये मुलविस हुआ है। और मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आज से 1450 साल पहले ही सूदी लेन देन वालों के लिए फरमा दिया था कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, कि सूदी कारोबार अगर करेंगे तो माल बढ़ेगा नहीं, माल घटेगा। और ये हमारे आपके सामने ज़िंदा मिसाल है कि विजय माल्या के जैसा इंसान जिसने सूद से बैंकों से कर्ज उठाया था वो भी परेशान है, और जिन बैंकों ने उसको कर्ज दिया था वो भी रो रहे हैं। ये हमारे लिए एक ज़िंदा मिसाल है। वैसे भी विजय माल्या वो आदमी है, जैसे ही इसका नाम लिया जाता है तो फौरन एक तस्वीर जहन के अंदर आती है, जैसे कि बहुत बड़ा गटर है, उसके अंदर एक गेंडा गटर के पानी में नहा रहा है और उसके अतराफ में सैकड़ों तितलियां जो है वो फड़फड़ा रही है। इसकी मिसाल भी ऐसी ही है। जब भी आप इसकी कोई तस्वीर देखेंगे तो ये गेंडा आपको बगैर तितलियों के नज़र नहीं आएगा। और मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट करने की बजाय हमारे महाराष्ट्र का एक न्यूज़पेपर है सामना, उसके कल के एडिशन में मैंने पढ़ा था। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने विजय माल्या और ललित मोदी के जैसे हिंदुस्तान के बैंकों को और हिंदुस्तान के लोगों को अरबों खरबों रुपयों का चूना लगाकर बाहर मुल्कों में ऐशो आराम से रहने वालों के बारे में उसने लिखा कि ये लोग हमारे इंडिया के फाइनेंस टेररिस्ट है बोलकर उसने उसके अंदर लिखा कि ये तमाम लोग, ये जो हमारे मुल्क के लोगों को, मुल्क के टैक्स को, मुल्क के बैंकों को धोखा देकर और सारे लोगों को चूना लगा के यहाँ से बाहर जाके इत्मीनान और सुकून से रह रहे हैं, ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा जाएगा। और ये लोगों को भगाने के अंदर सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो हमारी गवर्नमेंट का है। उसमें उसने लिखा कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने इनको बैंकों से लोन दिलाने में और बैंकों से कर्जे दिलाने में मदद की, और ये गवर्नमेंट ने उनको आटे में से बाल की तरह एकदम आराम से मुल्क से बाहर भगा दिया। ललित मोदी जिसने आईपीएल के अंदर खरबों रुपयों के घोटाले किए थे, एकदम आराम से मुल्क के बाहर वो चले जाता है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं होता। और हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट की खबरें हम लोग सुनते रहते हैं कि शक और शुबे की बुनियाद पर कई लोग ऐसे हैं जिनको रोज़ाना पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। और माल्या और ललित मोदी के जैसे मशहूर लोग, उनके चेहरे को हर कोई जानता है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम उनको पहचानता है, उसके बावजूद बजाय उनको पकड़ने के, मुल्क के एयरपोर्ट पे रोकने के, पूरे आराम से, पूरे इत्मीनान से हमारे मुल्क की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में उनको बाहर निकाला जाता है। तो इससे बढ़कर हमारे गवर्नमेंट का बुरा हाल क्या होगा कि जो गवर्नमेंट गरीब किसानों ने अगर बैंकों से लोन लिया, बैंकों से कर्ज लिया, चाहे वो 10-5 हज़ार रुपये का क्यों ना हो, उनके पीछे
बैंक के जो लोग हैं वो ऐसा घूमते फिरते रहते गांव के अंदर रजिस्टर लेके, जिन जिन के ऊपर कर्जा है उनका जीना मुश्किल कर देते। और वही छोटे छोटे कर्जों की वजह से ये गरीब किसान जो है वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए। और मालिया के जैसे जो गेंडे हैं और मोदी के जैसे जो वॉल्स है, ये सबको लूट कर आराम से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। और ये बैंक जो है, अगर हम इनकी भी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि साले ये भी इतने हरामखोर है कि गरीब अगर इनके पास में लोन लेने के लिए जाए तो उसे 2-2, 3-3 डजन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। इसका वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन, इसका एनओसी, उसका एनओसी, 1000 एनओसी देने के बाद में भी लोन सैंक्शन होने के अंदर आदमी की नाक में दम आ जाता है। और वहीं पे मालिया के जैसे गेंडे और मोदी के जैसे वोल्फ, इन लोगों को लोन वगैरह अगर लेने का है तो बैंक खुद ये बोल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि तुमने इसको उठा के इतना बड़ा लोन कैसे दे दिया, बोले इसलिए दिया कि उसके कंपनी का हमने ब्रांड देखा था। सिर्फ ब्रांड देखकर, बगैर डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर किसी एनओसी के, बगैर किसी पिछले रिकॉर्ड को देखे के आराम से इन बैंकों ने इतने बड़े लोचे लपड़े घोल करने के बाद में भी उसको और जो है आगे के लोन्स को उसके सैंक्शन कर दिया और करोड़ों रुपये अपने बैंकों के खजानों के मुंह उनके लिए खोल दिए और उनके ऊपर जो है ये पूरा पैसा लुटा दिया। और गेंडिया ने ये पैसा कहाँ पे लुटाया? सारा पैसा उसने तितलियों के ऊपर लुटा दिया। आप उसके कैलेंडर्स देखेंगे तो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसके कैलेंडर के एक एक पेज को बनाने में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। उसके अंदर जो तितलियों को वो लेता है, उनके मेकअप के ऊपर और उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, क्योंकि ये मालिया जो है रंगीन मिजाज आदमी है, तितलियों का शौकीन है। और ऐसे ही लोगों के बारे में हमारे यहाँ एक मराठी के अंदर कहावत है, बोले काय राव तुम्ही धोत्र्याचे धंद्यात लई कमावला अन बाईचे नादात गमावला बोल के। तो ये ऐसे मालिया के जैसे लोग हैं, बैंकों को चपत लगा के लोगों का खून चूस के अरबों खरबों रुपये ये लोग कमाते हैं और तितलियों के नाद में गमाते हैं। ये हाल है इसका। आगे सामना न्यूज़पेपर वाला लिखता है कि विजय माल्या और ललित मोदी के लिए देश में अलग अलग कानून चलते हैं। हर फील्ड, हर लाइन के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। आज ये जो हमारे मिनिस्टर खामोश बैठे हुए हैं, हो सकता है कि मालिया ने कई तितलियों का शहद इनको भी पिलाया होगा, इसके लिए इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं। और उसके आगे उसने लिखा कि कुछ ने तो मालिया को कर्ज डूबने में मदद की और कुछ ने उसकी मदद देश से बाहर भागने में की है। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह का मामला है। यह राष्ट्रद्रोही है ये। और आगे उसने दाऊद का उल्लेख करते हुए लिखा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन को हिंदुस्तान लाया जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार पाकिस्तान के सामने याचक की तरह से व्यवहार कर रही है। लेकिन वही सरकार ऐसे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं उन लोगों को अपनी पूरी सुरक्षा के अंदर मुल्क से बाहर भेजने देती है। हालांकि ये हमारे मुल्क के आर्थिक आतंकवादी है, जिन्होंने मुल्क के अंदर आर्थिक आतंकवाद मचाया हुआ है और मुल्क के किसान खुदकशियां कर रहे हैं, मुल्क में बेहाली है, तो उनको कर्ज देने तैयार नहीं है। मैंने देखा हूं कि हमारे बैंक भी जो है ना इतने मस्ती में आए हुए हैं, कुछ तो हमारे ऐसे चिल्लर और छोटे छोटे भी जो बैंक है, वहाँ पे अगर आप अकाउंट खोलने के लिए जाओ तो 50 किस्म के आपको डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसके अलावा आपसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे, टीवी पे आपको ऐड बताएंगे कि ख्याल आपका, और फिर बढ़ती का नाम जिंदगी, और ये और वो आपके साथ ऐसे दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जब आपको वहाँ पे जाने का इत्तेफाक होगा तो आपके साथ इतनी बद अखलाकी से पेश आएंगे, आपको लगेगा कि शायद ये बैंक हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं, ये विजय गेंडिया के जैसे अमीरों के लिए ही है। और वैसे ही लोग इनको सीधा करने के लिए सही है, जो इनको अरबों खरबों का चूना लगाते हैं, तभी जाके ये सीधे होते हैं।
मुझे एक वाकया याद आया, शायद ये पिछले साल का ही वाकया है। हमारे यहाँ पे एक शहर में एक जगह पर एक नेशनलाइज बैंक, जिनकी ब्रांच पूरे मुल्क के अंदर हर तालुके में है, इतना बड़ा बैंक, उसकी एक ब्रांच में मुझे कुछ मेरे पर्सनल काम से जाने का मौका मिला। मैंने देखा हमारे एक मुसलमान चाचा बेचारे भोले भाले, उनके साथ में उनका लड़का, वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करके 3 महीने हो गए और अभी तक मुझे चेक बुक क्यों नहीं मिली। और वहाँ वो जो बैंक में काम करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को हराम की पेमेंट मिलती है, पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने देखा हुआ हूँ, हम लोग काउंटर के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए होते हैं, अंदर उनके हंसी मजाक चलते हैं। किसी की चाय पीना हो रही है, कोई कंप्यूटर पे इतने आराम से काम कर रहा है जैसे कि गेम खेल रहा है वो कंप्यूटर के ऊपर, उसको कुछ लेना ही नहीं है कि सामने कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। वैसे ही मैंने देखा वहाँ पे भी बेहिस बने हुए हैं, ड्यूटी के टाइम पे एक न्यूज़ पेपर पढ़ते बैठा हुआ है, ड्यूटी के टाइम पे एक अपने रिश्तेदार से मोबाइल पे बात कर रहा है, ड्यूटी के टाइम पे दूसरा एक गुटखा खा के थूकने को जा रहा है गेट के बाहर। मैं बोला ये गवर्नमेंट इनको हराम की तनख्वाह इस बात की देती है अय्याशी करने के लिए। उसके बाद में मैं वो चाचा के साथ में एक काउंटर पे गया। मैं बोला भाई इनका प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करो ना। तो उसने कहा कि नहीं, ये इनका अकाउंट ओपन तो हो गया है बोले, लेकिन चेक बुक इनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनके अकाउंट में कुछ पेमेंट चाहिए 10-15 हज़ार रुपये। मैंने कहा आपका मैनेजर किधर है, कुठे आहे? मैं बोला तुमचा मैनेजर के पास में हम लोग गए। मैं बोला सर यांना अकाउंट उघडून 3 महिने झाले आणि आतापर्यंत तुमचे बँकची चेकबुक यांना भेटली नाही आणि ते बोलतायत की त्यांना त्यांच्या मुलाचा ॲडमिशन करायचा आणि जे कॉलेजचे लोक आहेत ते म्हणतात कि आम्ही कॅशमध्ये पेमेंट नहीं घेतात, आम्हाला चेक दिया। अब मैं बोला कॉलेज में जहाँ पे इनको बच्चे का एडमिशन करना है वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम चेक से ही पेमेंट लेंगे, कैश में हम लोग पेमेंट लेते नहीं, और आप लोग चेक इनको इशू नहीं कर रहे हैं, चेक बुक क्या बात है। अब वो बैंक के मैनेजर ने मुझे देखा, मेरा पैजामा, मेरा कुर्ता, मेरे कांधे पे रुमाल, सर पे टोपी देख के उसको ऐसा लगा कि ये अपने आजू बाजू के कोई खेड़े पाड़े का आउट पे से उठ के मेरे पास में आ गए हुआ है। वो मुझे बोलने लगा हमारे यहाँ पे अकाउंट में 25,000 रुपये होना चाहिए, तभी हम चेक बुक इशू करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और मैं उस बैंक की आपको बात बता रहा हूँ, उस नेशनलाइज बैंक की, जहाँ पे सिर्फ 500 रुपये में अकाउंट ओपन होता है और नॉर्मल लोगों के लिए 1000 रुपये में वहाँ पे अकाउंट है। और 1000 रुपये में बैंक की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको ATM कार्ड भी इशू करे और आपको चेक बुक भी इशू करे। मैनेजर की बात सुनने के बाद में वो चाचा एकदम और जोश में आए। मैं बोला रिलैक्स चाचा, रिलैक्स, टेंशन मत लो। मैं बोला कुछ इसके नात को लगो मत, अभी मैं बोला मैं इसका इलाज करता हूँ। मैंने मेरे जेब में से मोबाइल निकाला और निकाल के एक फ़ोन लगा के अपने कान पे जब मोबाइल लगाया तो मैनेजर साहब मेरे को पूछने लगे कोणाला फोन लावला तुम्ही, किसको फ़ोन लगाए बोले आपने। मैं बोला तुमचे कस्टमर केअरला विचारतो त्यांच्याशी, तुमचे बँकमध्ये अकाउंट जर आम्हाला उघडायचं आहे तर तुमचे रूल्स काय आहे, रेग्युलेशन्स काय आहे, कंडिशन्स काय आहे, तुमची या जिल्ह्याची या ब्रांचमध्ये ब्रांच नंबर हा आणि आमचा अकाउंट नंबर हा आम्ही उघडलेला आहे आणि तुमचा मॅनेजर आमचे समोर आहे, ते बोलत आहे की अकाउंटमध्ये जर 25,000 रुपये असेल तरच ते आम्हाला चेकबुक इशू करणार, नाहीतर आम्हाला चेकबुक नाही भेटणार। मैं बोला हे तुमचे मी कस्टमर केअरला विचारतो हा तुमचा रूल आहे का म्हणून। म्हणजे असला रूल मला माहीत आहे, ICICI बँकचा सुद्धा नाही, HDFC बँकचा सुद्धा नाही, IDBI बँकचा सुद्धा नाही, कोणतेही बँकचा हा रूल नाही। आणि तुमची तो नॅशनलाइज बँक आहे, ही बँकच तुमची जे लोकल नागरिक आहे त्यांच्यासाठी आहे। मैंने उनसे कहा भाई साहब तुम्हारे कस्टमर केयर को पूछता हूँ मैं उनको कि तुम्हारा मैनेजर बोलता है 25,000 रुपये अकाउंट में होंगे तो ही चेकबुक इशू करेंगे, ये रूल है क्या तुम्हारा। और मैं बोला खाली तुम्हारे कस्टमर केयर को नहीं, हमारे पास में मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को,
आरबीआई के चेयरमैन का भी और सबके ईमेल आईडी है। मैं बोला अगर मुझे कस्टमर केअर से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला नाहीतर मी सगळ्यांना मेल पाठवणार। फक्त तुम्ही बघा आता आमच्याकडे जे आहे तुमचे बँकची पासबुक आहे, वो पासबुक तो हमारे पास में थी, चाचा के पास वो बहुत बड़ा प्रूफ था, मसला सिर्फ चेकबुक का था। वो मैनेजर के चेहरे का रंग बदल गया। बिठाया उसने हमको, मेरे को बोलने लगा तुम्ही इथले दिसत नहीं, तुम इधर के नहीं लग रहे बोले। मैं बोला मैं किधर का भी लग रहा हूँ, मेरा ये काम होना चाहिए, वरना मैं अभी इसी टाइम पे जो है आगे की प्रोसेसिंग शुरू करने वाला हूँ। उसने अपने चपरासी को बुलाया और बुलाने के बाद में बोला जे चेकबुक रिटर्न्स आलेले आहेत बघ तिथे यांची चेकबुक आहे का? बोले जो चेकबुक रिटर्न आ गए लोगों के घरों के एड्रेस वगैरह बराबर नहीं होने की वजह से, उसमें देख बोले इनका चेकबुक है क्या? अब वो चपरासी ने पूरे चेकबुकों का जो गट्ठा था, जो वो पैकेट इन्वॉल्व्स जो थे वो लेके आया। उनका नाम वगैरह जब चेक किया गया, बस एक 5 मिनट की मेहनत में वो चाचा का वहाँ से वो मिल गया और उनकी चेकबुक उनके हवाले की गई। मैं बोला आता कशी भेटली, अभी कैसा क्या मिली? क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि सालों में बोला तुम लोगों को हराम की तनख्वाह खाने की आदत हो गई भी है। ड्यूटी के टाइम पे बाप का माल समझ के न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, चाय पीने के लिए टाइम है, गुटखे खा के थूकने के लिए टाइम है, यहाँ पे गेम खेलने के लिए टाइम है। काम कौन तुम्हारा बाप करेगा कि हराम की तनख्वाह खा के? मुझे ऐसा गुस्सा जब उसके ऊपर आया और मैंने थोड़ा सा जलवा दिखाया, उसके बाद में उसने जो है मुझे भी ठंडा किया और बोला आता तुमचा काम झाला ना, तुम्ही कशाला आमच्यावरती राखतात, अब तुम्हारा काम हो गया ना, काय के लिए चिल्ला पुकार कर रहे बोले। फिर मैंने वो चाचा को रवाना किया, उनका चेकबुक देके बेचारे वो भी बहुत खुश हो गए और फिर मेरा जो काम था वो मैंने अपना काम मुकम्मल किया। तो बताने का मकसद ये है कि आज हमारे मुल्क में विजय गेंडिया के जैसे लोगों को पूरा संरक्षण है और वो चाचा के जैसे गरीब लोगों को उनके खुद की जो बैंक है, जो गवर्नमेंट ने एक आम आदमी के लिए खोली हुई है, वहाँ चेकबुक मिलने को तैयार नहीं है। उसके लिए इतने लपड़े लोचे और यहाँ बगैर वेरिफिकेशन, बगैर डॉक्यूमेंट के अरबों खरबों रुपयों के इनके लिए लोन अवेलेबल है। उसके अलावा पिछले साल मैंने देखा हमारे यहाँ पे किसान लोग बेचारे जो खेती बीमा भरने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, पुलिस उनको रोड पे ऐसा गिरा के मार रही थी, ऐसा सुला के। खेती बीमा जो अपना हक लेने के लिए वहाँ पे लाइन में खड़े हुए थे, उल्टा बैंक को पैसे देके बीमा का सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, तो उनको लाठियों से जूतों से मारा जा रहा है यहाँ पे शेतकरियों को। और मालिया के जैसे अगर इनके अंदर दम है, बताओ ना, मालिया को और मोदी को मार के जिन्होंने मुल्क की लोगों को जो आर्थिक आतंकवादी है जो, मगर नहीं, उनको नहीं मारेंगे, उनको तो तितलियों के अंदर जो है अय्याशी करने का पूरा मौका देंगे। आराम से चले गया वो 30 एकड़ के बंगले के अंदर ऐश करने के वास्ते इंग्लैंड में, अब आराम हो गया उसको, यहाँ पे सबको टोपी पिना के। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में सिर्फ अमीरों की हुकूमत है, मेरे तुम्हारे गरीबों के जैसा कोई भला नहीं। और हम मुसलमान हैं, हमको सिर्फ ये सबक मिलता है जो अल्लाह ने फरमाया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदाक़ात, के सूदी कारोबार में पड़ेंगे तो माल घटेगा और इंसान नुकसान में आएगा। इसलिए हम तमाम ये सूदी लेन देन और सूदी जो कारोबार है और सूद का जो भी व्यवहार है, जितना हो सकता अपने आप को उससे दूर रखें। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।